आज 29 जनवरी 2026 और हमारे सामने है भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। जी, और ये वो दस्तावेज है जिसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग हर साल बजट से ठीक पहले जारी करता है। और जो लोग यूपीएससी या दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये किसी बाइबल से कम नहीं है। बिल्कुल, इसे सिर्फ आंकड़ों का ढेर समझना एक भूल होगी। ये असल में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है और साथ ही भविष्य का एक नक्शा भी। और सुनने में आया है कि इस साल का सर्वे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुना रहा है। हाँ, एक कहानी जिसमें एक बड़ा विरोधाभास है। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। हमारा मकसद है इस भारी भरकम दस्तावेज से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जिन्हें समझना हर किसी के लिए, खासकर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। देखते हैं कि इस विरोधाभास के पीछे छिपा क्या है। तो सर्वे की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि 2025 में भारत का मैक्रो इकोनॉमिक प्रदर्शन पिछले कई दशकों में सबसे मजबूत रहा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं, शानदार लगता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। जैसे कि FY26 के लिए जो पहले अग्रिम अनुमान आए हैं, वो 7.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दिखा रहे हैं। 7.4%? जी, और सोचिए, ये लगातार चौथा साल है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये तो जबरदस्त है। और मुझे याद है, राजकोषीय घाटे को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। उस मोर्चे पर क्या हुआ? वहां भी एक कमाल की कहानी है। केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को कोरोना के समय यानी FY21 के 9.2% से घटाकर 9.2% से 9.2% से घटाकर FY25 में 4.8% पर ला दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जाहिर है इस प्रदर्शन को दुनिया ने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल, आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात करिए, है ना? हाँ। तो 2025 में S&P, मॉर्निंगस्टार, DBRS और RNI तीनों ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया। S&P ने तो करीब 20 साल में पहली बार हमारी रेटिंग को BBB- से BBB किया है। तो मतलब घर के अंदर सब कुछ मजबूत और शानदार दिख रहा है। बिल्कुल। ये सब सुन के तो लगता है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपने शुरू में विरोधाभास की बात की थी। तो फिर तूफान कहाँ छिपा है? वो लेकिन क्या है? वो लेकिन घर के बाहर है, मतलब वैश्विक मोर्चे पर। सर्वे साफ कहता है कि जिस वैश्विक व्यवस्था ने पहले भारत की तरक्की में मदद की थी, अब वो उतनी मददगार नहीं रही। अच्छा। बल्कि अब वहां से चुनौतियां आ रही हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2025 में भारत के कई निर्यातों पर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगा दिया। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हम घर में अपनी मांसपेशियां मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बाहर ग्लोबल जिम में हमारे लिए कसरत करना मुश्किल बनाया जा रहा है। बहुत सही कहा आपने। और एक और पहेली है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। सर्वे में लिखा है, और मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, कि भारतीय रुपया अपने वजन से नीचे पंच कर रहा है। पंचिंग बिलो इट्स वेट। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज दौड़ रही है, हमारी रेटिंग सुधर रही है, तो हमारे रुपये को तो मजबूत होना चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि हमारा स्टार खिलाड़ी बेंच पर बैठा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि रुपया सिर्फ हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करता। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर जैसी सुरक्षित जगहों पर मंगा देते हैं। तो रुपये पर दबाव बनता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बात है जिसे सर्वे पावर गैप कहता है। पावर गैप? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट का एक इंडेक्स है। उसके मुताबिक भारत का स्कोर -4.0 है, जो एशिया में सबसे कम है। -4? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत की आर्थिक ताकत एक हैवीवेट बॉक्सर जितनी है, लेकिन वैश्विक मंच पर हम अभी भी एक मिडलवेट बॉक्सर की तरह पंच कर रहे हैं। हमारे पास ताकत तो है, पर हम उसका पूरा रणनीतिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वाह, मतलब एक तरफ घर में जश्न का माहौल और दूसरी तरफ बाहर दुनिया से मिलती चुनौतियां। अब मुझे ये विरोधाभास समझ में आया। जी। तो इस अनिश्चित दुनिया को देखते हुए सर्वे भविष्य के बारे में क्या कहता है? यहीं पर सर्वे और भी दिलचस्प हो जाता है। वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि 3 संभावित परिदृश्य या सिनारियो पेश करता है ताकि हम हर हाल के लिए तैयार रहें। ये तो किसी शतरंज की खेल की तरह लग रहा है, जहां आप दुश्मन की अगली 3 चालों के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या है ये 3 परिदृश्य? पहला परिदृश्य, जिसकी संभावना 40 से 45% है, उसे सर्वे मैनेज्ड डिसऑर्डर या प्रबंधित अव्यवस्था कहता है। प्रबंधित अव्यवस्था? इसे ऐसे समझिए कि हम एक रस्सी पर चल रहे हैं जो थोड़ी हिलडुल रही है।
दुनिया 2025 जैसी ही चलेगी, लेकिन ज्यादा नाजुक और असुरक्षित होगी। एक छोटा सा झटका भी बड़ा असर डाल सकता है। यानी संभल कर चलना होगा। और दूसरा परिदृश्य? वो भी इतना ही संभावित है। हाँ, उसकी संभावना भी 40 से 45% है, लेकिन वो ज्यादा चिंताजनक है। सर्वे उसे कहता है अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन। एक मिनट, अव्यवस्थित बहुध्रुवीय विघटन, ये तो सुनने में बहुत भारी लग रहा है। इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसका कोई एक लीडर नहीं, बल्कि 4-5 बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप, और सब अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं। सहयोग का खेल खत्म, और अब हर कोई व्यापार को एक दूसरे के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत डरावना लगता है। और तीसरा परिदृश्य? वो सबसे डरावना है। उसकी संभावना भले ही 10 से 20% हो, पर उसे प्रणालीगत सदमे का झरना कहा गया है। सिस्टमिक शॉक कैस्केड। डोमिनो इफेक्ट की तरह? बिल्कुल। एक संकट दूसरे संकट को जन्म देता है। मान लीजिए कोई बड़ा वित्तीय संकट आया, जिससे टेक्नोलॉजी का बुलबुला फूट गया और उसके कारण 2 देशों में तनाव बढ़ गया। सर्वे कहता है कि इसके परिणाम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी बदतर हो सकते हैं। तो इन 3 संभावित भविष्यों को देखते हुए भारत के लिए संदेश क्या है? क्या हमें अपनी खोल में सिमट जाना चाहिए? संदेश बिल्कुल उल्टा है। सर्वे कहता है कि भारत को एक ही समय में मैराथन भी दौड़नी है और स्प्रिंट भी। मैराथन और स्प्रिंट दोनों एक साथ? हाँ, यानी लंबी अवधि की विकास योजनाओं पर भी तेजी से काम करना है और अचानक आने वाले झटकों को झेलने के लिए भी तैयार रहना है। फोकस 2 चीजों पर होना चाहिए: घरेलू विकास को अधिकतम करना और शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब झटकों को सहने की अपनी क्षमता को मजबूत करना। बिल्कुल। तो इस बाहरी उथल-पुथल से निपटने के लिए हमारा घरेलू किला मजबूत होना चाहिए। क्या सर्वे हमारे किले की किसी कमजोर दीवार की तरफ भी इशारा करता है? बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो यूपीएससी के नजरिए से बहुत जरूरी है। सर्वे इस बार राज्यों की वित्तीय सेहत पर खास ध्यान देता है। अच्छा। एक तरफ केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाते हुए अपने घाटे को कम किया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी कोई लेकिन है? लेकिन सर्वे इस बात पर चिंता जताता है कि कई राज्यों में बिना शर्त नकद हस्तांतरण की स्कीमें बढ़ रही हैं। बिना शर्त नगद हस्तांतरण मतलब लोगों को बिना किसी शर्त के सीधे पैसे देना, जैसे कि बीज खरीदने या टॉयलेट बनाने जैसी किसी शर्त के बिना। एकदम सही। और सर्वे की चिंता ये है कि भले ही ये स्कीमें लोकप्रिय हों, पर ये राजस्व घाटे को बढ़ाती हैं, जिससे विकास पर होने वाला खर्च प्रभावित हो सकता है। ये अपनी तनख्वाह से पार्टी करने जैसा है, उसे कहीं निवेश करने के बजाय। क्या बात है, बिल्कुल यही नतीजा। लंबी अवधि के एसेट जैसे कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल, उनके लिए पैसा कम पड़ जाता है। और इसका असर सिर्फ उस राज्य तक ही सीमित नहीं रहता होगा, है ना? यही सबसे गंभीर बात है। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति पूरे देश के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ा सकती है। कैसे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब सिर्फ केंद्र सरकार का हिसाब किताब नहीं देखते, वो सामान्य सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, उसकी माली हालत देखते हैं। अगर राज्यों की हालत खराब होगी तो पूरे देश के लिए कर्ज महंगा हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी है। मतलब एक राज्य की नीति पूरे देश के अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। बिल्कुल। ये मुद्दा हमारी उस महत्वाकांक्षा से भी जुड़ता है कि हम एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति बने। बाहरी क्षेत्र के बारे में सर्वे क्या कहता है? यहाँ सर्वे एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण तर्क देता है। वो मानता है कि हमारा सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर का निर्यात बहुत मजबूत है, लेकिन फिर से लेकिन? हाँ, लेकिन स्थायी मुद्रा स्थिरता के लिए विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में चैंपियन बनना जरूरी है। पर इसमें चुनौती क्या है? हम तो मेक इन इंडिया पर जोर दे ही रहे हैं। चुनौती हमारी अपनी नीतियों में है। सर्वे चेतावनी देता है कि अपस्ट्रीम उद्योगों जैसे स्टील, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा संरक्षण देने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए लागत बढ़ जाती है। रुकिए, इसे सरल शब्दों में समझाते हैं। मतलब ये हुआ कि हम स्टील बनाने वालों को तो बचा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं जो उस स्टील का इस्तेमाल करके कार या इंजीनियरिंग का सामान बनाकर दुनिया को बेचते हैं। बिल्कुल। अगर स्टील महंगा होगा तो कार बनाकर निर्यात करने वाली कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला कैसे करेगी? ये तो अपने ही एक्सपोर्टर्स पर एक तरह का टैक्स लगाने जैसा हो गया। ये तो नीतियों के बीच एक संतुलन साधने वाली बात हुई। इसी से जुड़ा एक और नया कॉन्सेप्ट सर्वे में है, उद्यमी राज्य, एंटरप्रेन्योरियल स्टेट। ये सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है,
सरकार और उद्यमी तो दो अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं। यही तो वो मानसिकता का बदलाव है जिसकी सर्वे बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार मुनाफे के लिए कोई दुकान चलाए। तो फिर इसका मतलब है कि सरकार को भविष्य की अनिश्चित तकनीकों में एक उद्यमी की तरह सोचना होगा। उसे सिर्फ नियमों का पालन करवाने वाला नहीं, बल्कि क्षमता बनाने वाला बनना होगा। उसे जोखिम से बचने के बजाय उसका प्रबंधन करना होगा। मतलब सरकार एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम करे, जो ऐसी नई चीजों में निवेश करे जहां निजी क्षेत्र अकेले जाने से डरता है। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। बिल्कुल यही, जैसे भारत का सेमीकंडक्टर मिशन या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सही। इन क्षेत्रों में भविष्य अनिश्चित है, तकनीक तेजी से बदल रही है। यहां सरकार एक उद्यमी की तरह आगे बढ़कर निवेश कर रही है, इकोसिस्टम बना रही है और जोखिम उठा रही है, ताकि देश भविष्य की इस दौड़ में पीछे न रह जाए। तो इन सब सुधारों, चेतावनियों और नई सोच का कुल नतीजा क्या है? इन सब के बाद अर्थव्यवस्था की सेहत पर सर्वे का अंतिम फैसला क्या है? यहीं पर इस सर्वे की सबसे बड़ी और शायद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा आती है। बताइए। सर्वे ने भारत की मध्यम अवधि की संभावित विकास दर, मतलब पोटेंशियल ग्रोथ रेट, को 3 साल पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था अब बिना ज्यादा महंगाई बढ़ाए स्वाभाविक रूप से पहले से ज्यादा तेज गति से बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये किसी गाड़ी के इंजन को अपग्रेड करने जैसा है। इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं? इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला, बुनियादी ढांचे का जबरदस्त विस्तार। सर्वे बताता है कि पिछले दशक में हवाई अड्डों का नेटवर्क दोगुना हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 60% बढ़ गई है। और एयरपोर्ट दोगुने होने का मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि सामान और लोग पहले से ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इससे पूरी अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा कारण है मुख्य मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन में कमी। इसका कम होना दिखाता है कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। अच्छा। और तीसरा कारण राज्यों द्वारा किए गए डीरेगुलेशन है, जिनसे छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में मदद मिल रही है। सर्वे में डेटा सिस्टम में सुधार का भी जिक्र है, जो मुझे लगता है परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्ष्य आधारित शासन के लिए अच्छा डेटा जरूरी है। सरकार अपने सांख्यिकी सिस्टम को आधुनिक बना रही है। जैसे जीडीपी के लिए आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब आईआईपी के लिए 2022-23 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के लिए 2024 को आधार वर्ष बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक मजबूत लेकिन सतर्क आशावाद की तस्वीर पेश करता है। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है, विकास की क्षमता बड़ी है, लेकिन हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों को लेकर आंखें खुली रखनी होंगी। एकदम सही। और सर्वे का जो अंतिम संदेश है वो बहुत गहरा है। वो कठोपनिषद के एक श्लोक से आता है, जो श्रेय और प्रेय के बीच चुनाव की बात करता है। श्रेय यानी वो रास्ता जो भले ही कठिन हो पर स्थायी भलाई की ओर ले जाता है, और प्रेय यानी जो तुरंत सुख दे पर क्षणिक हो। ये तो एक दार्शनिक सवाल है। और आज भारत के सामने यही चुनाव है। क्या हम स्थायी लचीलापन बनाने का कठिन श्रेय मार्ग चुनते हैं, या फिर हम अल्पकालिक दबावों के आगे झुककर त्वरित समाधान वाले प्रेम मार्ग पर चलते हैं? और सर्वे का क्या मानना है? सर्वे में प्रस्तुत साक्ष्य और विश्लेषण ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत सही चुनाव करने की क्षमता रखता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। सवाल अब ये नहीं है कि भारत विकास करेगा या नहीं। सवाल ये है कि जब दुनिया की नाव तूफान में हिचकोले खा रही हो, तब भारत अपनी नाव को न सिर्फ डूबने से कैसे बचाएगा, बल्कि उसे और तेजी से अपनी मंजिल की ओर कैसे ले जाएगा। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना इस आर्थिक सर्वेक्षण का सबसे बड़ा चिंतन बिंदु है।